हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, जिसके माध्यम से आपको सीखने के लिए मिलेंगे मोर देन 80 वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फ्रेज है वो है अटोनमेंट फॉर वंस सिन। अटोनमेंट होता है पश्चाताप और सिन होता है पाप। तो किसी के पापों का पश्चाताप मतलब खुद के, वंश से मतलब होता है खुद के पापों का पश्चाताप करना क्या कहलाया जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है इलीट, दूसरा है इग्नोरेमस, तीसरा है इंसेंडियरी, चौथा है रिपेंटेंस। ध्यान दीजिए, देखिए इलीट आपने सुना होगा। इलीट होता है कुलीन वर्ग, एक सिलेक्टेड ग्रुप होता है जो रैंक में, पोस्ट में हायर होता है, उसको इलीट बोला जाता है। इग्नोरेमस, इंसेंडियरी और रिपेंडेंस, इन सभी का मीनिंग हम लोग एक बार गूगल क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए इलीट होता है ए सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा। तो एक ऐसा सामाजिक ग्रुप जिसको के सब सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर की वजह से, उसकी शक्ति की वजह से, पैसों की वजह से, या फिर उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है, बौद्धिक क्षमता जो होती है उसकी वजह से, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो उस ग्रुप को बोला जाता है इलीट। वहीं इग्नोरेमस होता है ए पर्सन हु डज नॉट नो मच। आपने वर्ड सुना होगा इग्नोर। इग्नोर मतलब जिसको कुछ ना पता हो, यानी कि अनभिज्ञ जो हो, सो उसको बोला जाएगा इग्नोरेमस। वहीं इंसेंडियरी होता है दैट कॉजेज अ फायर, जो कि आग लगा दे, कहीं भी आग जो लगा दे उसको बोला जाता है इंसेंडियरी। वहीं आपने सुना होगा एक रिपेंट वर्ड होता है। रिपेंट होता है पश्चाताप करना, तो रिपेंटेंस उसी से निकल के आता है, जिसका मतलब होता है रिव्यूइंग वंस एक्शंस एंड फीलिंग कॉन्ट्रीशन और रिग्रेट फॉर द पास्ट रॉन्ग। भूतकाल में की हुई गलतियों को रिव्यू करना, पुनर्विचार करना और उन पे, या फिर और उसके अलावा उसके ऊपर जो है रिग्रेट फील करना, तो उसको बोला जाता है रिपेंटेंस। और हमने पढ़ा भी, अब देखिए चारों में से क्या इलीट हो सकता है? इलीट तो नहीं हो सकता। इग्नोरेमस हो सकता है, इंसेंडियरी या फिर रिपेंटेंस। आप खुद सोचिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि रिपेंटेंस जो है वो आपका सही आंसर होगा, है ना। चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो रिपेंटेंस ही है। लेकिन रिपेंटेंस में मैंने जो उसका आंसर दिया है या जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने ये पढ़ लिया कि भाई रिपेंटेंस का मतलब होता है अटोनमेंट फॉर वन सिंस, तो जरूरी ये नहीं है कि फिर से ही आपके एग्जाम में ये सब लिखा है। कुछ भी आ सकता है। आपको केवल उस वर्ड का जो भाव है, वो कहना क्या चाहता है, वो समझना है। तो रिपेंटेंस हो जाएगा पश्चाताप करना। तो अपना सही आंसर भी रिपेंटेंस है। नेक्स्ट इज द किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड। खुद के बच्चे को मार देना या फिर अपने खुद के बच्चे की हत्या, उसको क्या कहा जाएगा? फीटिसाइड, फिलिसाइड, इन्फेंटिसाइड या फिर ल्यूपिसाइड। देखिए साइड तो है ही हत्या करना, जैसे कि सुसाइड है, होमिसाइड है, बहुत सारे हैं, साइड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए इसको कि फीटिसाइड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे भी देखेंगे। देखिए फीटिसाइड होता है फीटस। आपने फीटस सुना होगा, होता है भ्रूण। तो भ्रूण हत्या को फीटिसाइड बोला जाता है। डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ अ फीटस। फिलिसाइड होता है द किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, अपने बेटे या बेटी की हत्या। इन्फेंटिसाइड होता है इन्फेंट की हत्या। इन्फेंट होते हैं शिशु। द इंटेंशनल किलिंग ऑफ इन्फेंट्स और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होते हैं नवजात। तो नवजात या फिर नव शिशुओं की जानबूझकर हत्या। वहीं ल्यूपिसाइड होता है द किलिंग ऑफ अ वोल्फ और वोल्व्स, भेड़िया या फिर भेड़ियों की हत्या करना, वो ल्यूपिसाइड कहलाया जाएगा। अब चारों में से देख लीजिए आप, फीटिसाइड नहीं हो सकता, इन्फेंटिसाइड नहीं हो सकता, फिलिसाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बेटे या फिर बेटी की, जबकि पहले और तीसरे ऑप्शन में बात हो रही है फीटस की और जो है नवजात की। तो सिमिलर तो है तो इंसान की हत्या करना ही, लेकिन इस प्रकार से तो बहुत सारे हैं। मैट्रिसाइड है, उनमें भी इंसान की, लेकिन रिलेशन बदल जाते हैं। मैट्रिसाइड में माता की है ना। इसी प्रकार से रेजिसाइड में राजा की है। तो यहाँ जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा फिलिसाइड। अगला है ए लवर ऑफ वर्क, जिसको काम से
बहुत प्यार हो उसको क्या बोला जाता है? इनोफाइल। ये ओ साइलेंट है, इनोफाइल ही बोला जाता है इसको। टेक्नोफाइल, रोमेनोफाइल या फिर अर्गोफाइल। देखिए इनोफाइल वो होते हैं जिनको के वाइन और मतलब बहुत ज़्यादा वाइन के प्रेमी, वाइन एक प्रकार की शराब होती है, तो उसको जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनको इनोफाइल बोला जाता है। वहीं टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड जिनको बहुत ज़्यादा प्रेम होता है वो टेक्नोफाइल कहलाए जाते हैं। ए पर्सन हु इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नई जो प्रौद्योगिकी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। एंथुजियास्टिक होता है उत्सुक। वहीं रोमेनोफाइल हो जाएगा वन हु हैज़ अ लव ऑफ एंशियंट रोम, जिसको के पुराने समय का जो रोम है उसके प्रति प्रेम हो। अर्गो होता है काम से रिलेटेड, तो ए पर्सन हु एंजॉयज वर्किंग हो जाता है एर्गोफाइल। सो जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा एर्गोफाइल। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रख लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है डिफरेंट टाइप के, चाहे जिस भी एग्जाम का आप ले लीजिए उसमें ये पूछा जाता रहा है। इसको तो आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन। किथ एंड किन होते हैं सगे संबंधी, एक प्रकार का ये फ्रेज है, इडियम है। किथ एंड किन मतलब सगे संबंधी। और गिविंग देना अनड्यू, ड्यू यानी कि जो हमको हमारे ऊपर ड्यू रहता है, यानी कि हमको जो चुकाना होता है। अनड्यू मतलब जो नहीं देना, अनड्यू फेवर मतलब गलत लाभ देना। किसको? अपने खुद के बच्चों को, सगे संबंधियों को, वो क्या कहलाया जाता है? एबलिज्म। देखिए इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप? एबल और इज्म। एबलिज्म, आइकोनोक्लास्ट, मिडन या फिर नेपोटिज्म। चारों को वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। देखिए एबलिज्म होता है डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ एबल बॉडीड पीपल। एबल बॉडीड वो होते हैं दिव्यांग लोग, तो उनके पक्ष में किसी से पक्षपात करना, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है इसको। तो एबलिज्म हो जाएगा जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके पक्ष में या उनकी तरफ पक्षपात करना, उनके फेवर में, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट हो जाता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज ओपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज एंड ट्रेडिशंस। एक ऐसा व्यक्ति जो इस्टेब्लिश्ड या फिर जो मान्यताएं हैं उनमें विश्वास ना करता हो और उनका विरोध करता हो। मेडन हो जाता है ए यंग गर्ल और वुमेन हु हैज़ नेवर बीन मैरिड। कुंवारी बोला जाता है इसको। और अगर हम इस फ्रेज का मतलब देखें तो वो हो जाएगा एक नव युवती या फिर महिला जो कि जिसकी कभी शादी ना हुई हो। वहीं नेपोटिज्म तो आजकल बहुत चल रहा है, न्यूज़ में भी है, पिछले दिनों तो बहुत ही रहा था। तो फिलहाल इसको समझ लीजिए आप, भाई भतीजावाद बोला जाता है यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस, अपनी शक्ति और अपने प्रभाव का यूज़ करना, टू गिव अनफेयर एडवांटेज टू योर फैमिली, ताकि आप अपने परिवार को अनफेयर एडवांटेज लाभ दे सकें। स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, और ख़ास तौर पर उनको मतलब जॉब्स दे करके, नौकरियां दे करके। तो अपना जो सही आंसर है वो आप सोच लीजिए क्या होना चाहिए इन चारों में से। मैं बता देता हूँ आपको, अपना आंसर है नेपोटिज्म। अगला, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। जो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि साहित्य और कला में बिल्कुल रुचि ना रखता हो या बिल्कुल उनकी परवाह ना करता हो। डिक्टेटर, हिपोक्रेट, पैलेस्टाइन या फिर प्रिमिटिव। डिक्टेटर तो आपने सुना होगा, तानाशाह होते हैं। हिपोक्रेट होता है पाखंडी, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, या दिखाता कुछ है और वो होता कुछ है। पैलेस्टाइन होता है जिसको के कला और साहित्य में बिल्कुल भी रुचि ना हो। और प्रिमिटिव होता है पुराना, ओल्ड जिसको बोला जाता है। अब इन चारों को गूगल क्या कहता है वो समझ लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से आपकी समझ बनती है किसी वर्ड के प्रति। डिक्टेटर, अ रूलर, एक ऐसा शासक हु हैज़ टोटल पावर इन अ कंट्री, जिसको के किसी देश में पूरा का पूरा पावर उसके हाथ में हो। स्पेशली वन हु रूल्स द कंट्री बाय फोर्स, और एक ऐसा खास तौर पे एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी देश को ताकत के बल पर चलाता है।
हिपोक्रेट होता है ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और ओपिनियंस विच ही और शी डज नॉट रियली हैव। एक ऐसा व्यक्ति जो कि नैतिक स्टैंडर्ड या फिर नैतिक राय रखने की या होने की ऐसा दिखाता है, लेकिन उसके पास सच में वो उस तरह के नहीं सोचता। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि दिखाता कुछ है करता कुछ है, वो होता है हिपोक्रेट। फेलिस्टाइन होता है पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एट्सेट्रा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि पसंद नहीं करता आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को। प्रिमिटिव होता है वेरी सिंपल या फिर नॉट डेवलप्ड। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न यानी कि डेवलप्ड। और प्रिमिटिव होता है बहुत सादा या फिर जिसका विकास ना हुआ हो, पुराना। तो अपना जो सही आंसर है वो है फेलिस्टाइन। अगला है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। वॉलंटरली होता है, वॉलंटरी आपने सुना होगा स्वैच्छिक, तो वॉलंटरली भी वही है, मतलब कि राज सिंहासन, थ्रोन होता है राज सिंहासन। और गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है गिव की, जिसका मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। तो त्याग देना एक राज सिंहासन को स्वेच्छा से, उसको क्या बोला जाएगा? आर्चर, बिगट, एब्डिगेट या फिर डेलीगेट। देखिए आर्चर होते हैं तीरंदाज, बिगट होते हैं कट्टरपंथी या फिर हठधर्मी, मतलब मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सही है, जो मेरे सिद्धांत हैं वही सही है, उनको बिगट बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को। एब्डिगेट होता है त्याग देना, और डेलीगेट होता है, डेलीगेशन से आया, डेलीगेशन जैसे कि अभी आजकल G20 डेलीगेशन आई हुई है इंडिया में। तो डेलीगेशन होता है कि मतलब किसी की ओर से प्रतिनिधि बोला जाता है इसको ना। तो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग भेजे जाते हैं वो होते हैं डेलीगेट्स। अभी देखते हैं गूगल क्या कहता है। आर्चर अ पर्सन हु शूट्स एरो, जो कि तीर चलाता है। बिगट ए पर्सन with very strong unreasonable beliefs or opinions and who will not listen to or accept a different opinion। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत कठोर और अनरीजनेबल मतलब अप्रासंगिक मान्यताएं हों या फिर विश्वास हों या उसकी ऐसी राय हो, एंड और जो कि नहीं सुनेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा डिफरेंट, जो कि उससे अलग राय होगी उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एब्डिगेट होता है टू गिव अप बीइंग किंग और क्वीन, राज सिंहासन को त्याग देना। डेलीगेट अ पर्सन हु हैज बीन चूजन टू स्पीक और टेक डिसीजन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली एट अ मीटिंग। खास तौर से एक मीटिंग में कुछ लोगों की तरफ से भेजा गया एक व्यक्ति जो कि चूज किया गया है वो, ताकि कुछ लोगों की तरफ से बोल सके या फिर उनकी तरफ से निर्णय ले सके, तो उसको डेलीगेट बोला जाता है। अपना जो आंसर रहेगा वो है एब्डिगेट। अगला है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। टॉम्ब होता है मकबरा, तो किसी व्यक्ति के मकबरे के ऊपर लिखे हुए शब्द। एपिग्राम, एपिटमी, एपिक्योर या फिर एपिटाफ, चारों एपी से रिलेटेड हैं। अभी मतलब देख लेते हैं है क्या इनका। देखिए एपिग्राम होता है अ शॉर्ट पोएम और फ्रेज, एक छोटी कविता या फिर वाक्यांश। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्यांश, दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे। एक छोटी कहानी या फिर वाक्यांश जो कि व्यक्त करता है किसी विचार को किसी चतुराई या फिर आश्चर्यजनक, अम्यूज होता है भौचक्का या फिर कह सकते हैं आप आश्चर्यजनक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। एपिटमी होता है ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी का बिल्कुल पक्का जो उदाहरण रहता है वो उसको एपिटमी बोला जाता है। एपिक्योर होता है ए पर्सन हु टेक्स पर्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक्स, जो कि अच्छे खाने और पीने का शौकीन हो, ऐसे व्यक्ति को एपिक्योर बोला जाता है। वहीं एपिटाफ हो जाता है समाधि लेख, समाधि के ऊपर लिखा हुआ लेख। वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड अबाउट अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन अ स्टोन वेयर ही और शी इज बरीड, तो जहाँ वो दबाया गया है, दफनाया गया है, बरी होता है दफनाना। शब्द जो कि लिखे गए हैं या फिर कहे गए हैं किसी मृत व्यक्ति के बारे में, विशेषतः वो शब्द जो कि लिखे गए हैं एक पत्थर पर जहाँ पर उस आदमी को, उस व्यक्ति को दफनाया गया है। तो अपना जो सही आंसर है वो है एपिटाफ। अगला है मेनिया फॉर ट्रैवल। एक होता है फोबिया, एक होता है मेनिया। दोनों में अंतर क्या है? फोबिया होता है डर और मेनिया होता है पागलपन। तो जिसको
घूमने का पागलपन हो या जिसको बहुत ज़्यादा घूमने की लत लगी हुई हो। पहला वर्ड है ड्रोमोमेनिया, दूसरा है हाइपोमेनिया, तीसरा है मेगालोमेनिया और चौथा है निम्फोमेनिया। चारों का मतलब देख लेते हैं गूगल के अकॉर्डिंग। ड्रोमोमेनिया होता है अनकंट्रोलेबल अर्ज टू वॉक और वंडर, घूमने या टहलने की एक ऐसी लत जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। हाइपोमेनिया ए स्टेज ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी, एक्सिलरेशन और इरिटेबली कॉमनली एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर, अत्यधिक एनर्जी की कैसी अवस्था जो कि सामान्यतः बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी का तो नहीं पता है, लेकिन एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने अगर भूल भुलैया फर्स्ट देखी होगी तो उसमें जो महिला एक्टर थी उनको एक काइंड ऑफ ऐसा था कि भाई वो कभी कभी दूसरा बन जाती थी ना, वो मंजुलिका टाइप का, तो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब जो जिनको लगे कि दूसरा कैरेक्टर, दो कैरेक्टर जो सिंगल आदमी प्ले करता है और जबकि उसको पता नहीं रहता, तो वो होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। मेगालोमेनिया होता है द अननेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर एंड मोर पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने की अप्राकृतिक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत कठोर मतलब कठोर इच्छा। ठीक है। निम्फोमेनिया होता है अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन अ विमेन, किसी महिला में मतलब जिसको कंट्रोल ना किया जा सके या फिर हद से ज़्यादा सेक्सुअल या फिर यौनिक कार्य करने की इच्छा हो, उसको निम्फोमेनिया बोला जाता है। तो आप खुद सोचिए कि मेनिया फॉर ट्रैवल क्या हो सकता है। ट्रैवल मतलब घूमना, और घूमना ही सिमिलर है वॉक या फिर वंडर के। तो जो अपना सही आंसर रहेगा वो होगा ड्रोमोमेनिया। अगला है अपना वन हु हैज़ सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अचानक से जिसको मिल गई है, गेन मतलब मिलना, मिल गई हो नई दौलत, पावर या फिर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब सम्मान। अपने ऑप्शंस हैं ईगोटिस्ट, इम्पोस्टर, परवेन्यू या फिर स्केलरी। इन चारों के मतलब देख लेते हैं। ईगोटिस्ट होता है अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हो। इम्पोस्टर होता है बहरूपिया, अ पर्सन हु डिसीव अदर्स स्पेशली बाय अज्यूमिंग अ फॉल्स आइडेंटिटी, है ना। तो जो अलग अलग रूप धारण करके लोगों का बेवकूफ़ बनाता है, उनको ठगता है, इम्पोस्टर होता है। परवेन्यू होता है ए पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दौलत, प्रभाव या फिर सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्धता जिसको मिल गई हो, वो होता है परवेन्यू। और स्किलरी होता है ए स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज एंड अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क, घर के पीछे की तरफ एक छोटा किचन या फिर कोई कमरा जहाँ पे बर्तन धोने या फिर दूसरे जो घर के गंदे काम हैं उनको करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप खुद सोच लीजिए अपना आंसर क्या होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति के लिए जिसको कि नई नई दौलत, शोहरत और पावर मिली हो, तो परवेन्यू अपना सही आंसर रहने वाला है। अगला है एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में भागीदार। तो सह अपराधी को क्या बोला जाता है? एक्म्प्लाइज, कैलस, इटिनरेंट या फिर फेलेस्टाइन। तो फेलेस्टाइन तो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, आप लोग याद करने की कोशिश करिए, तब तक हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। एक्म्प्लाइज होता है सह अपराधी, ए पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू समथिंग बैड स्पेशली अ क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और दूसरे व्यक्ति की मदद करता है क्या करने में? कुछ बुरा काम करने में, स्पेशली अ क्राइम विशेषतः कोई अपराध करने में। कैलस होता है क्रूर, निर्दयी, नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, एक ऐसा कोई जिसको दूसरों की भावना या फिर दूसरों के दुख से कोई फर्क ना पड़ता हो। अटिनरेंट होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फिर ऐसा कोई जो कि भ्रमणशील हो, घूमता रहे। फेलेस्टाइन ए पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एट्सेट्रा, जिसको के कला, साहित्य या फिर संगीत में बिल्कुल भी रुचि ना हो। तो अपना जो सही आंसर होने वाला है सह अपराधी के लिए वो है ऑप्शन फर्स्ट, एक्म्प्लिस। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, कोई ऐसा आदमी जो कि आदमी से ज़्यादा
एक महिलाओं की तरह व्यवहार करे उसको क्या बोला जाएगा? पहला है ऑप्शन फर्स्ट बाइपेड, दूसरा है इफेमिनेट, तीसरा है ग्रेगेरियस और चौथा है इनएलिएनेबल। चारों के मतलब समझते हैं, फिर हिंदी मतलब बताऊंगा आपको इसका। बाइप्ड होता है या फिर बाइपेड होता है एनी क्रिएचर विद 2 फीट, 2 पैरों वाला कोई भी जीव। इफेमिनेट होता है लाइक अ वुमेन, फेमिनिज्म आपने सुना होगा ना, तो उसी से निकल के आया है ये, तो लाइक अ विमेन हो जाएगा। ग्रेगेरियस होता है सामाजिक, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, जो कि दूसरों के साथ रहना पसंद करे, सामाजिक बोला जाता है उसको। इनएलिएनेबल, एलिएनेबल होता है, एलियन होते क्या हैं? जो दूर के हों, और एलिएनेबल मतलब जिसको दूर किया जा सके, और इनएलिएनेबल होगा जिसको के दूर ना किया जा सके, जिसको छीना ना जा सके। दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा इफेमिनेट। स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्प, स्टैमर होता है हकलाना और लिस्प होता है तुतलाना। तो हकलाकर या तुतलाकर बोलने वाला क्या कहलाया जाएगा वो बताना है आपको। मेलिलोक्वेंट, डेंटिलोक्वेंट, फैटिलोक्वेंट या फिर स्टटरिंग। देखिए एक रूट वर्ड है लोक्वी, ये मैं लिख देता हूँ इसको LOQUI, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? टू स्पीक, बोलना। अब इन मतलबों को आप समझिए एक बार। मेलिलोक्वेंट होता है स्पीकिंग स्वीटली और हारमोनियसली, बहुत मधुरता से या फिर अच्छे से बोलना, स्पीक आ गया लोक्वी की वजह से, ये जो है ना लोक्वी, इसकी वजह से। फिर डेंट होता है, आपने सुना होगा डेंटिस्ट, वो दांतों से संबंधित होता है, तो डेंटिलोक्वेंट हो जाएगा टॉकिंग थ्रू वंस टीथ। और फैटिलोक्वेंट हो जाएगा स्पीकिंग ऑफ फेट, जो कि भाग्य के बारे में बात करे, फेट होता है भाग्य। स्टटरिंग होता है स्पीच डिसऑर्डर, बोलने में जो समस्या होती है, दैट इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स विद नॉर्मल फ्लुएंसी एंड फ्लो ऑफ स्पीच। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो यही है। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने की तीव्र इच्छा। एक्सेसिव होता है हद से ज़्यादा या फिर तीव्र, हद से ज़्यादा इच्छा। अर्गोमेनिया, आइडोलोमेनिया, आइलोमेनिया, ये आइलैंड वाला है तो एस साइलेंट है इसमें, आइलोमेनिया या फिर एथनोमेनिया। चारों के मतलब समझिए। अर्गोमेनिया एन एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क और एक्सरसाइज, काम करने की या फिर शारीरिक जो आपकी एक्सरसाइज हैं उनको करने की तीव्र इच्छा। आइडोलोमेनिया ए डिवोशन टू आइडल्स, मूर्तियों के प्रति डिवोशन, समर्पण। आइलोमेनिया एन ऑब्सेशनल एंथुजियाज्म और पार्शियलिटी फॉर आइलैंड्स, द्वीपों के प्रति कोई मतलब ऑब्सेशन, तो उसको आइलोमेनिया बोला जाता है। एथनोमेनिया होता है एथनिक, एथनिसिटी आपने सुना होगा, जाति है, जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बोला जाता है ना। डीप रूटेड नेशनलिज्म और एथनोसेंट्रिज्म अकिन टू रेसिज्म, रेसिज्म होता है जातिवाद। तो डीप रूटेड मतलब बहुत जो अंदर तक समाया हुआ होता है राष्ट्रवाद, या फिर एथनोसेंट्रिक होता है जाति से संबंधित। एथनिसिटी मतलब एथनिक क्लींजिंग मतलब जातीय सफाया, सुना होगा आप लोगों ने ये सब वर्ड, तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर होते हैं फोड़ा या फिर रसोली, मतलब काइंड ऑफ किसी के कोई शरीर में कहीं से फुलावट आ जाती है तो उसको ट्यूमर बोला जाता है। तो उन फोड़ों का अध्ययन, इनोलॉजी हम पढ़ ही चुके हैं। लवर ऑफ वाइन या फिर जो वाइन से संबंधित क्षेत्र है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हो। ऑनकोलॉजी क्या होता है वो पढ़ेंगे अब। इसमें आर साइलेंट है, फेनो, PH फेनो, फेनोलॉजी। और फिर ये यूपो नहीं है, यूरो कर लीजिए इसको, यूरोलॉजी। यूरोलॉजी आपने सुना ही होगा, मूत्र विज्ञान काइंड ऑफ, मतलब जो अब हमारे मूत्राशय हैं उनसे संबंधित अध्ययन जिस भी क्षेत्र में होता है उसको यूरोलॉजी बोला जाता है। तो अभी बचता है अपना ऑन्कोलॉजी और फेनोलॉजी। अभी देख लेते हैं एक बार वैसे चारों का मतलब। इनोलॉजी स्टडी एंड नॉलेज ऑफ वाइन्स पढ़ ही चुके हम। ऑन्कोलॉजी होता है ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेशलाइजेज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट और पहचान और ट्रीटमेंट में विशेषतः जहाँ पे काम होता हो उस ब्रांच को मेडिसिन की ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। फेनोलॉजी होता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द क्रेनियम, क्रेनियम होता है खोपड़ी। तो डिटेल स्टडी विस्तृत अध्ययन
किसका, खोपड़ी के शेप का और साइज का, आकार और जो उसका साइज है और वो किस प्रकार की उसकी बना हुआ है उसका अध्ययन। क्यों? क्योंकि वो उसको एज अ सपोज्ड इंडिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड मेंटल एबिलिटीज, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई उससे ये पता चलता है कि किसी की मानसिक जो क्षमताएं हैं और उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा हो सकता है, ये पता लगाया जाता है खोपड़ी का अध्ययन करके, उसके साइज का। तो इसको बोला जाता है फेनोलॉजी। यूरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर दैट डील्स विद द डिसीज ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट। जो हमारे मूत्राशय होते हैं उनका अध्ययन करना जिस ब्रांच में किया जाता है वो है यूरोलॉजी। तो आप खुद सोच लीजिए ट्यूमर्स कौन सा वाला होना चाहिए, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। देखिए ट्यूमर जब होते हैं फोड़ा, तो यूजुअली, वैसे तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन जब मोस्टली ट्यूमर को कैंसर से एसोसिएट किया जाता है ना, तो अपना जो सही आंसर रहेगा चारों में, वैसे भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो कैंसर वाला ही है। सो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 ऑन्कोलॉजी। अगला है द हाईएस्ट पॉइंट, सर्वोच्च बिंदु या फिर आखिरी का बिंदु। तो टेम्पेस्ट, आउटपोस्ट, आर्काइव और जेनिथ। टेम्पेस्ट होता है ए वायलेंट स्ट्रॉन्ग, तेज आंधी या तूफान। आउटपोस्ट आपने सुना ही है, सेना की चौकी हो जाता है। और आर्काइव मतलब होते हैं जहाँ पे कोई रिकॉर्ड वगैरह, पुराना रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। और जेनिथ होता है द हाईएस्ट पॉइंट। सो आप चारों मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं डिटेल में, इनको पढ़ लीजिए, लेकिन जो अपना सही आंसर है वो है जेनिथ। अगला देखते हैं, दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, जो कि केंद्र से दूर हो, केंद्र से भटका हुआ हो। एक्सेंट्रिक, इक्लेक्टिक, इलिप्सिस या फिर इक्वेन। चारों को मतलब देखते हैं। एक्सेंट्रिक होता है स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल, जो कि अलग हो या फिर असामान्य हो, उसको एक्सेंट्रिक बोला जाता है। इक्लेक्टिक होता है डिराइविंग आइडियाज, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेज, मतलब जो केवल एक ही चीज पर स्टक ना हो, बल्कि जो कई जगह से डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेज से आइडिया, स्टाइल या फिर टेस्ट ले सके, वहां से उसको निकाल सके, इसको बोला जाता है उदार, लिबरल। ठीक है। इलिप्सिस होता है द आर्ट ऑफ लिविंग आउट अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस डेलिबरेटली, जो शब्द, एक शब्द या फिर कुछ शब्दों को किसी सेंटेंस में से जानबूझकर छोड़ देने का काम एलिप्सिस कहलाया जाता है। और जबकि जो श्रोतागण हैं या पढ़ने वाले हैं वो उसकी मीनिंग को समझ लें, इसको पदलोप बोला जाता है, पद को छोड़ देना, पदलोप, इलिप्सिस। इक्वाइन होता है कनेक्टेड विद द हॉर्सेस, घोड़ों से संबंधित। अब आप चारों इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखिए, इससे कहीं भी ये समझ में नहीं आ रहा कि यार आंसर होना क्या चाहिए, है ना। दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, जो कि केंद्र से दूर हो। अब मैं बताता हूँ आपको, केंद्र मतलब जिसका जो मेन पॉइंट है उससे दूर है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसका जो केंद्र है, मतलब दिमाग जो है वो हिला हुआ है, वो उसके काबू में नहीं है, वो उससे दूर है, तो उसको वो क्या होगा, स्ट्रेंज होगा, अनयूजुअल होगा, असामान्य होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे ही आपको कभी कभी गैस करना भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना माइंड को ब्रॉड रखिए, लेकिन आप बिल्कुल भी अवे फ्रॉम द सेंटर होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से नंबर आएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अपना आंसर क्या है, एक्सेंट्रिक। अगला है वन हु वैल्यूज़ प्रैक्टिकलिटी, जो कि व्यवहारिकता को जो प्रायोरिटी देता हो या उसका मूल्य करता हो, कीमत जानता हो, उसको क्या बोलते हैं, एपोथियोसिस, प्लाएबल, प्रैग्मेटिस्ट या फिर रियलिस्ट। देखिए एपोथियोसिस होता है एक कल्मिनेशन और क्लाइमैक्स, सर्वोच्च बिंदु या फिर आखिरी जो मतलब होता है अंत, उसको एपोथियोसिस बोला जाता है। प्लाएबल, इजी टू बेंड और शेप, जिसको आसानी से मोड़ा या फिर उसके आकार में परिवर्तन किया जा सके। प्रैग्मेटिस्ट होता है वन हु इज़ प्रैक्टिकल, जो कि व्यवहारिक हो, और फोकस जिसका हो, रीचिंग अ गोल, लक्ष्य पर पहुंचने का जिसका फोकस हो, वो होता है प्रैग्मेटिस्ट। और रियलिस्ट होता है यथार्थवादी, यानी कि जो सच है उसको उसमें जो जीता है। ए पर्सन हु एक्सेप्ट्स द फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन
एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अवस्था के जो तथ्य हैं उनको एक्सेप्ट करता है एंड डज नॉट ट्राई टू प्रिटेंड दैट इट इज़ डिफरेंट, और मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही समझता है। रियलिस्ट बोला जाता है, जो रियलिटी में जीते हैं। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रैग्मेटिस्ट। अगला है वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, जो कि समुद्री जहाज को लोड और अनलोड करने का काम करता है, वो क्या कहलाया जाएगा? स्टीवरडोर, ट्रांसग्रेसर, लेपिडिस्ट या फिर रेटिसेंट। चारों के मतलब देखिए, स्टीवरडोर होता है ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एट अ डॉक टू लोड एंड अनलोड शिप्स। तो अपना आंसर तो यही है, जो कि डॉक के ऊपर जिसको नौकरी लगाई जाती है ताकि वो शिप को लोड और अनलोड कर सके, तो स्टीवरडोर होता है वो। ट्रांसग्रेसर होता है पर्सन हु ब्रेक्स अ लॉ और मोरल रूल, कोई नियम या फिर कोई नैतिक नियम तोड़ने वाला व्यक्ति ट्रांसग्रेसर कहलाया जाएगा। लेपिटिस्ट होता है ए स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड एनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स, जो कि महंगे पत्थरों को, जैसे कि रूबी होता है और दूसरे बहुत प्रकार के पत्थर हैं, उनको जो कि काटते हैं और उन पे अगर कुछ लिखना है तो वो करते हैं, उसको लेपिटिस्ट बोला जाता है। रेटिसेंट होता है नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, अल्पभाषी बोला जाता है, जो लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की इच्छा जिसको नहीं करती, तो वो होता है रेटिसेंट। तो हम पढ़ ही चुके हैं कि अपना आंसर है स्टीवरडोर। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। आम धारणा के विपरीत जो धारणा होती है या विश्वास होता है उसको क्या कहते हैं? इन्वोकेशन, इनकॉग्निटो, हियरसी या फिर मर्सनरी। देखिए, इन्वोकेशन होता है, आपने वर्ड पढ़ा होगा इन्वोक, आह्वान करना, तो इन्वोकेशन भी वही है, आह्वान करना। इनकॉग्निटो जैसे गूगल में होता है ना मोड, इनकॉग्निटो मोड, तो अपनी पहचान छुपा लेना, रियल आइडेंटिटी को छुपा लेना, वो इनकॉग्निटो हो जाता है। हेरेसी हो जाता है मतलब अधर्म की बातें। वहीं मर्सनरी हो जाता है जो कि एक ऐसा सोल्जर जो कि पैसों के लिए लड़ता हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पैसा कमाना ही परम धर्म हो। अब देख लेते हैं गूगल क्या कहता है। इन्वोकेशन द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प स्पेशली फ्रॉम गॉड, लॉ और पर्सन इन अथॉरिटी। किसी से हेल्प, विशेषतः भगवान से या फिर कानून से, या फिर कोई जो अधिकारी हो, प्राधिकारी जो हो, जिसके पास अधिकार हो, अथॉरिटी हो, ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगने की क्रिया जो है उसको इन्वोकेशन बोला जाता है। इनकॉग्निटो, हाइडिंग योर रियल नेम एंड आइडेंटिटी। हेरेसी हो जाता है ओपिनियन और बिलीफ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। ऐसा राय या फिर ऐसा विश्वास जो कि अलग है उससे जिसको के आम जमाना सत्य मानता है। मर्सनरी, इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, जो कि केवल पैसे कमाने में विश्वास करता हो या फिर जिसकी पैसे कमाने में ही रुचि हो। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। अगला देखते हैं डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। डिस्टोर्टेड होता है विकृत, मतलब बिगाड़ा हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का विकृत रूप, उसको क्या बोलेंगे? ट्रावेस्टी, सोलेमिनिटी, सीरियसनेस या फिर ग्रेविटी। देखिए, ट्रावेस्टी होता है विडंबना, हिंदी में अगर एक शब्द में बात करें तो, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? समथिंग दैट डज नॉट हैव द क्वालिटीज और वैल्यूज दैट इट शुड हैव। एक ऐसा कुछ जिसमें कि वो क्वालिटी या फिर वो मूल्य नहीं है जो कि उसमें होने चाहिए थे, और इन ए वे एक ऐसे तरीके से दैट इज ऑफन शॉकिंग और ऑफेंसिव, जो कि आमतौर पर शॉक देने वाला या फिर गुस्सा दिलाने वाला, ऑफेंड करने वाला हो, तो वो होता है ट्रेवेस्टी। सोलेमिनिटी होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस, गंभीर होने का गुण या फिर गंभीरता। सीरियसनेस है ही गंभीरता, और ग्रेविटी हो जाता है गुरुत्वाकर्षण। तो डिस्टोर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, इन चारों में से कौन सा होना चाहिए आप ये समझ लीजिए। विडंबना होगा कि नहीं होगा, लग तो नहीं रहा है, लेकिन चारों में मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन फर्स्ट ही है। बाकी गंभीरता सेकंड, थर्ड और फोर्थ, गुरुत्वाकर्षण कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है ट्रावेस्टी। सो आज हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आए होंगे। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर बिना ज्वाइन करे भी आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।